नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज की इस स्टॉक स्पेसिफाइड लर्निंग में हम लोग जानने वाले हैं क्रोनॉक्स को लेकर, जिसका रिसेंटली मुझे लगता है कि आईपीओ आया था और आईपीओ के बाद मार्केट की चाल चलन पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जहाँ तक कंपनी केमिकल इंडस्ट्रीज की कंपनी है और फास्फोरस और बाकी सारे इक्विपमेंट्स पे कंपनी का जो केमिकल से रिलेटेड काम है उसमें कंपनी कामकाज करती है, जहाँ पे प्रोडक्ट में देखा गया कि बल्क रिग्नेंट्स की बात किया जाए, बल्क इंटीग्रेटेंट की बात किया जाए, स्पेशलिटी केमिकल की तरफ ही क्यों नहीं देखा जाए, तो अर्थात इसको सिंपल शब्दों में समझा जाए कि केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली कंपनी जिसका नाम है क्रोनॉक्स लैब साइंस लिमिटेड, ये इसका आईपीओ आया था। और आईपीओ की बाद मैं बात करूं, आईपीओ इसका आया था करीब करीब कह सकते हैं जो इसी साल की आईपीओ आई थी, और आईपीओ के आने के बाद 21% की आईपीओ गेन भी करती है। लिस्टिंग गेन की बात किया जाए, लेकिन आज के टाइम में लिस्टिंग गेन तो नहीं, लेकिन उससे थोड़ा सा लिस्टिंग प्राइस से थोड़ा सा नीचे ही ट्रेड करती हुई नज़र आती है, जो कह सकते हैं कि 5% के आसपास में थोड़ा सा अप डाउन की बात कर रही है। क्यों नहीं, इस स्टॉक के प्रति हम जानने के प्रयास करते हैं जिसका नाम है क्रोनॉक्स लैब साइंस लिमिटेड। क्या कहती है कंपनी को लेकर के, क्या इसका फंडामेंटल्स है, बाकी सारे एक्सपेक्टेशन तरफ देखा जाए। बुक वैल्यू बिल्कुल नहीं आती और इंट्रिंसिक वैल्यू भी नहीं आती, क्योंकि इसका अभी तक फिलहाल कोई अपडेट नहीं आता। करंट यदि मार्केट की प्राइस देखा तो 158 के आसपास, जबकि हायर टू हायर 201 तक गया था। लोअर बॉटम के लिए 138 तक की इन्होंने सपोर्ट लेवल लिया था। कह सकते हैं इनके पास 100 करीब 40 रुपये के आसपास के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करती है, और रेजिस्टेंस तो पूरा खुला हुआ है, आसमान ही खुला है। लेकिन अभी भी कंपैरिजन विद द इंडस्ट्रियल के पी के बेसिस पे ये अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में आता है, और यहाँ पे अंडर वैल्यूड है। तो मार्केट यहाँ से यदि इंक्रीज करती है, नियरली कह सकते हैं कि अगर 50% नहीं 40% भी बढ़ती है, तो कह सकते हैं यहाँ से करीब करीब जो इन्होंने 200 के आसपास की प्राइस रखी थी, हो सकता है आने वाले समय में 240 250 के आसपास जाए। लेकिन ये कब तक जाएगी और इनकी प्रति कुछ और एक्सपेक्टेशन की बात किया जाए तो प्रमोटर होल्डिंग 74% का है। डिविडेंड भी कंपनी पे कर चुकी है, जहाँ पे आरओई करीब 38% और आरओसी करीब 51% की डेटा की बात कर रही है। डेट्स बिल्कुल फ्री है, करंट रेशियो का माप थोड़ा सा ज़्यादा है, इसके लिए हमें रिकन्सलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने इसका नाम दिया है पूरे के पूरे हाईलाइट को लेकर के R2R को, जहाँ पे हम रिस्क को हमेशा रखते हैं। रिस्क चाहे बिजनेस की रिस्क हो, स्टॉक मार्केट की रिस्क हो, या किसी भी तरह की रिस्क की बात किया जाए, तो रिस्क को क्या करना है, रिस्क से सिर्फ सिर्फ रिकन्सलेशन को समझना पड़ेगा। रिकन्सलेशन के बाद दूसरा रिस्क की बात के अलावा देखा जाए तो रिस्क टू रिवार्ड में देखेंगे, और तीसरे रिस्क टू रिटर्न की तरफ देखेंगे, या आखिर स्टॉक मार्केट के रिएक्शन इन प्रति के क्या कहना चाहती है। पहली नज़र इनकी फंडामेंटल एस्पेक्ट की तरफ क्या कहना चाहती है। जहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में यदि जून तक के डेटा को हम शामिल करें, तो कंपनी में इस तरह के रिएक्शन देखने को मिला, जहाँ पे कुछ ऐसे गिरावट की कुछ अर्से चलती हुई नज़र आती है इसके अकॉर्डिंगली। और इसके हिसाब से यदि एनुअली डेटा की बात किया जाए तो एनुअली डेटा लगातार बिल्डअप हो रही थी, लेकिन थोड़ा सा सस्टेन नहीं कर पाए 24 के दौरान में, और करीब करीब 5% से ज़्यादा गिरावट दर्ज करती है कंपेयर टू 23-24 की डेटा बेस को लेते हुए। इन्हीं एक्सपेक्टेशन के साथ यदि हम नंबर को देखें तो शायद कह सकते हैं कि नंबर में करीब 25 करोड़ तक की टर्नओवर क्रिएट कर रही है, जो कि 2023 में भी इस तरह की वो अचीवमेंट कर चुकी है। जबकि प्रॉफिट को लेकर देखा है तो प्रॉफिट अभी टॉप ऑफ द क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ देखने को मिला है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी में 30% से ज़्यादा की आंकड़ा की बात करती है क्वार्टरली लेवल को। यदि हम ईयरली डेटा की तरफ देखें तो यही 30-32% के आसपास की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि लगातार बढ़ती हुई नज़र आती है, और इसी कारण से इनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन था वो भी लगातार बढ़ा है। जबकि इनका करीब करीब यदि सेल्स घट भी गया तो प्रॉफिट में बढ़ोतरी के कारण क्या हुआ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंपेरिजन टू द पिछले साल से काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस करती की बात हुई, जबकि अदर सोर्स ऑफ इनकम भी इन्होंने दर्ज करके रखा है। रिस्क की तरफ देखें तो रिस्क इनके पास 2-2.5 महीने की बात कर रही है, लेकिन इस रिस्क की यदि हम नंबर की बात कर लें तो आखिर लोन को लेकर क्या है, तो लोन बिल्कुल फ्री कंपनी है, अर्थात अभी तक लोन लेकर कुछ कंपनी कामकाज नहीं कर रही है। जबकि इनकी रिस्क फैक्टर में देखा गया कि करीब 17 करोड़ के आसपास का आंकड़ा कहती है, अर्थात मैं मान लेता हूँ कि 17% के आसपास की 17 से नहीं, 17 से ज़्यादा हो जाते हैं, मुझे लगता है 18 से 20% मान लेते हैं, 18 से 20% के आसपास की इनका डेट्स टू सेल्स रेशियोज़ है। और उसी अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो 18 करोड़ की बात करें उसमें से उनके पास ऑलरेडी 3 करोड़ का प्रॉफिट
पॉकेट में आ चुका है, 18 करोड़ अभी भी इनका लगा हुआ नजर आता है। कितना? 17-18 करोड़। यदि निवेशकों की तरफ देखें ध्यान दे करके, तो निवेशकों में कंपनी न्यूली लिस्टेड कंपनी था और निवेशक की तादाद फिलहाल यहाँ पे अच्छा खासा है और बल्क डील लगातार बनती नजर आती है। तो ये देखा गया कि सितंबर में एफआई ने अपनी पोजीशन से रफा दफा किया और डीआई ने भी अपनी पोजीशन को रफा दफा किया। मतलब मार्केट की सेंटिमेंट क्यों बिगड़ी? क्योंकि ये दोनों जो पार्टियां थी वो अपनी पोजीशन से हटना चाहते हैं और ये ट्रेडिंग पर्पस के लिए रखना चाहते हैं अपनी स्टॉक में कुछ पोजीशन को, खास करके बल्क डील के अंदर शामिल नहीं होता है। ये ट्रेडिंग पर्पस वाली चीज़ों में लास्ट मोमेंट की चीज़ यहाँ पे हमारे सामने कैप्चर होकर दिखती है। जबकि प्रमोटर की होल्डिंग में 3% की बढ़ोतरी देखा गया इसकी पब्लिक होल्डिंग में, जिसकी वजह से मार्केट में 32,000 से ज़्यादा निवेशक आए और करीब 40,000 8,000 न्यू प्लेयर मार्केट में आए इसको खरीदने को लेकर के। जहाँ तक सवाल है कंपनी का सेंटीमेंट का, तो फिलहाल ऐसा कोई सेंटिमेंटल अपडेट नहीं था। उन्होंने जहाँ तक यहाँ पे अपडेट की बात करी, लेकिन ईयरली ग्रोथ लेवल के बारे में देखा जाए तो प्रॉफिट उस लेवल पे बढ़ा नहीं, सेल्स बढ़ा नहीं, लेकिन प्रॉफिट इंक्रीज करती नज़र आती। ये बिल्कुल सैलेंट है क्योंकि अभी एक साल नहीं हुआ है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी इनको बैकअप सपोर्ट देती हुई नज़र आ रही है। एक और पड़ाव की तरफ देखें तो उन पहलुओं में एक पेज है जिसका नाम है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज SRF, जो कि क्या है, केमिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करती है। इन सभी का आंकड़ा में ये देखा गया कि कंपेरिजन टू द जो कि एवरेज है उससे काफ़ी अभी भी निचले पैदान पे है। और यदि कंपैरिजन करके देखा जाए कि चाहे गुजरात फ्लोरोकेमिकल से लेकर इंडिया से, जितना वहाँ पे इंटरेस्ट बना है उतना इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है। यदि मार्केट में भीड़ बढ़ती है तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत भीड़ बढ़ती है तो मार्केट थोड़ा सा उछल सकता है। लेकिन फिलहाल जो मार्केट में गिरावट चल रहा था उसके पीछे क्या कारण था? जो बड़ी बड़ी जो इनमें एफआई और डीआई की भूमिका थी वो सितंबर में आकर के ख़त्म हो गई। अब एक आम निवेशक इसको लेकर के क्या करेंगे, इस पर एक नज़र हम चर्चा करेंगे गोल्डन रूल को लेकर के, इसके बारे में गोल्डन रूल क्या कहती है। जहाँ तक कंपनी का सवाल है, जो क्या रिवार्ड भी देती है, अभी तक रिवार्ड के बेसिस में यदि देखा जाए तो कंपनी रिसेंटली लिस्टिंग हुआ था और लिस्टिंग के बाद कंपनी ने अपनी 50 पैसे के हिसाब से डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट करती हुई नज़र आती है। जबकि जून तक के डेटा में ये सामने दिखती है कंपनी में, और चाहे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात किया जाए तो गिरावट थी, नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात में गिरावट थी। भले ही रिवेन्यू उनका ग्रोथ करती हुई नजर आती है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ती हुई नजर आती है, लेकिन इन दोनों एक्सपेक्टेशनों को देखा गया कैलकुलेशन को, तो इन दोनों में कंपेरिजन टू द मार्च ने गिरावट दर्ज करती। जहाँ तक इनकी कंपेयर और कुछ पार्ट से करें, शायद ये इसको कंपेयर करने के लिए लगता है कि इनकी चार्ट लेवल पे हम चलते हैं और गोल्डन रूल को समझते हैं। जो देखा गया कि मार्केट में 130 करोड़ की आईपीओ लेके आए थे बुक बिल्डिंग मेथड से थ्रू, और जब लिस्टिंग हुआ तो करीब 21% से ज़्यादा की उछाल दिया। लिस्टिंग गेन की बात करती है, लेकिन एज ऑन टाइम फ्रेम की बात किया जाए तो 16% ही उछाल कर पाई है आज के डेट में। लेकिन मार्केट में क्या गोल्डन रूल इसके बारे में क्या कहती है, हम एक नज़र इन पर फोकस करते हैं, फिर हम इसको समझने की। जैसे एक महीने के चार्ट की हम बात करें, एक बॉटम बनाया एक टॉप बनाया, जब गिरावट दर्ज करती है तो लगातार सर्किट के साथ करती है। अब इनमें गोल्डन रूल कौन सा अप्लाई करना चाहिए दोस्तों? देखा जाए सबसे पहली बात तो अपनी खुद की एक प्रिंसिपल बनाना पड़ता है मार्केट के लिए। आपकी खुद की एक प्रिंसिपल क्या है? आप प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब भी लिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने कहाँ पे लिया, कैसे लिया, किस सिचुएशन में लिया, लेकिन खुद की फाइनेंशियल रिस्क आपने जीरो मान कर लिया। खुद की फाइनेंशियल रिस्क कितना आप एक्सेप्ट करते हैं? 10%, 20%, 40%। जबकि एक्सपेक्टेशन की देखा जाए, एक्सपेक्टेशन के नियर अबाउट प्रॉफिट को क्या करना चाहिए? बुक करते रहना चाहिए और इसको हमेशा मिनिमाइज करते रहना चाहिए, जिसके लिए टर्म प्लस परसेंटेज को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। आपकी परसेंटेज ऑफ रिस्क कितना है, परसेंटेज ऑफ गेन कितना है, तभी हम प्रॉफिट के साथ घर वापसी कर सकते हैं अपनी मार्केट वाली पैसे को लेकर के। लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो सभी की सभी अच्छे होते हैं। लॉन्ग टर्म में सभी ने मार्केट में जब महंगाई बढ़ती है तो बाकी कोई ऐसा चीज़ है मार्केट में जो सस्ता हो जाए? कुछ ही ऐसी चीज़ें हैं जो फ्रिज में रखे रखे भी खराब हो जाती है। इसीलिए कई बार पोर्टफोलियो की चीज़ों को भी ऊपर नीचे और एडजस्टमेंट और क्या करना पड़ता है, बेचना और खरीदना पड़ता रहता है। जहाँ तक हमारे सवाल है कि हमने किसी कंपनी को लेकर ना कोई ट्रेडिंग की बात ना कोई एडवाइजरी की बात शामिल करता हूँ, ओनली एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आपको अच्छा लगता हो तो आपको वीडियोज़ को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग हेयर।